गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। तो भैया अपने 2 लेक्चर हो चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के। ये आपका तीसरा लेक्चर है। तो पिछले 2 लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था ये आपको याद होगा। और जिन बच्चों ये बच्चे जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, आप पहले जाके 2 लेक्चर आप कर सकते हैं अगर आपका छूटा हुआ है। अगर आपका कंप्लीट है तो आप यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो ओम्स लॉ हो गया था, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, उससे पहले चार्ज पढ़ लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ ली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ ली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ ली थी, कूलॉम्स लॉ पढ़ लिया था। ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं अपनी। ठीक है, हमें जो आज स्टार्ट करना है, आज हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे, रेजिस्टिविटी की बात करेंगे। ओम्स लॉ आपका पिछले लेक्चर में हो चुका है। ठीक है, तो उसमें भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का सेंस आ गया होगा आप लोगों को। आज जो हम स्टार्ट करेंगे रेजिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे, ओम्स लॉ से फार्मूला उठाएंगे हैं और रेजिस्टिविटी की बात करेंगे और पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है देखते हैं कहाँ तक जाता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। जल्दी से जल्दी अपने कॉपी पेन उठा लो और लग जाओ। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट रहेगा ये लेक्चर क्योंकि ये आपकी जो टर्म 2 का 10th है। देखो एग्जाम आ चुके हैं, सब लोगों को पढ़ना ही है। ठीक है, तो अच्छे से कंप्लीट करो, नोट्स बढ़िया से बनाओ, कुछ भी नहीं छूटेगा आपका। ढंग से लेक्चर करो, पूरा फोकस्ड होके, सारी की सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक, तो आज हम लोग सबसे पहले ओम्स लॉ में जो हमने फॉर्मूला लिखा था, क्या था फॉर्मूला जल्दी से बताओ भाई। एक फॉर्मूला निकाला था क्या हमने, V = IR कह सकते हो आप, है ना। ज़्यादातर लोग इसी फॉर्मेट में याद रखते हैं, V = IR करके, या फिर अगर हम देखें I = V/R करके। ठीक है, और दोनों तरह से मैंने आपको ग्राफ भी बताया था, I वर्सेस V और V वर्सेस I भी ग्राफ बताया था। आज हम लोग बात करेंगे किसकी, रेजिस्टेंस की। सबसे पहले बात होगी किसकी, रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका डेफिनेशन थोड़ा सा आपको पता होगा, मैंने बता दिया था लास्ट क्लास में, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी कैसी होगी, ये भी थोड़ा सा बात हो गई थी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उधर से कर लेते हैं और कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस अगर हम देखें, अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय विच इट रेजिस्ट द करंट फ्लो। मतलब किसी भी कंडक्टर से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो एक ऐसी प्रॉपर्टी कंडक्टर की जो उसे फ्लो होने से रोकती है, जो उसे फ्लो होने से रोकती है, उसी हम क्या कह देते हैं, रेजिस्टेंस कह देते हैं। इसकी यूनिट की बात की थी हमने, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी, यूनिट क्या थी रेजिस्टेंस की, जल्दी से बताओ। ओम। डिनोट कैसे करते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी अगर हम देखें किन किन चीज़ों पे थी, R ∝ होता है आपका L। मतलब कंडक्टर की लेंथ जितनी बड़ी होगी रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, और R ∝ था आपका A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। देखो जैसे कि ये आपका एक कंडक्टर है और इसकी लेंथ ये रही और आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ये रहा A। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा जब चार्ज फ्लो होगा, और जितना बड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उतने ज़्यादा नंबर ऑफ वेज होंगे, वो आराम से जा पाएगा क्योंकि स्पेस उसके पास काफ़ी होगा। तो इन दोनों को अगर हम देखें तो इन दोनों से हमें फॉर्मूला क्या मिला था, R ∝ L/A। आई होप याद होगा आप लोगों को। और यहाँ पे हमने एक कॉन्स्टेंट लिया था R = ρL/A। पता होगा आप लोगों को कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पे वो कांस्टेंट क्या था, रो। तो ये तो आपका था रेजिस्टेंस, और इसे हम बोलते थे, रो को क्या बोलते थे, रेजिस्टिविटी, या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते थे। दोनों नाम होते हैं इसके। रो को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, या फिर दूसरा नाम क्या था इसका बेटा, दूसरा नाम था इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, ये दोनों ही नाम आपके फेमस हैं और दोनों तरह से देखो। और इस वाले फॉर्मूले पे काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है आपके बोर्ड में। ठीक है, कई बार। तो ये फॉर्मूला एकदम सांसों में बसा लो। ठीक है, और कई बच्चों को याद भी होगा, है ना, कई बच्चों को याद भी होगा। तो अगर हम यहाँ पे कई तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं, मैं आपके 2 वीडियो क्वेश्चन को लेके भी डिस्कस करा दूंगा। ठीक है, एक आपका रहेगा किसका, करंट इलेक्ट्रिसिटी का, एक रहेगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी आप इतना याद रखो। ठीक है, अब रेजिस्टेंस देखो, अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी किन किन चीज़ों पे हो गई। यहाँ पे अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी पहले तो लेंथ पे हो गई, दूसरी क्रॉस सेक्शन एरिया पे, तीसरी रेजिस्टिविटी पे। अब रेजिस्टिविटी क्या है, देखो रेजिस्टिविटी एक क्या है बेटा, मटीरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी, मटीरियलिस्टिक। जैसे कि मैंने अगर 2 वायर ले लिया, एक आपका ये लिया, ये आपका कॉपर का है, और एक आपका ये लिया, ये आपका एल्युमिनियम का है। अगर दोनों की लेंथ सेम है, अगर दोनों की लेंथ सेम है, ठीक है, ये आपका एल्युमिनियम है, AL लिखा है, ये लो,
एल्यूमिनियम। अगर दोनों की लेंथ सेम है और क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है तो क्या रेजिस्टेंस सेम होगा? बोलो, नहीं होगा। भाई रेजिस्टेंस सेम होगा क्या? बताओ मुझे। अगर दोनों की लेंथ सेम है और क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मटेरियल अलग अलग है ना यार। यहाँ पे कॉपर है और यहाँ पे एल्यूमिनियम है, ठीक है। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी जो मटेरियल रेजिस्टेंस को मटेरियल से भी कनेक्ट करती है उसे हम रेजिस्टिविटी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये कैसी प्रॉपर्टी है? अगर रेजिस्टिविटी पूछी जाए तो हम क्या बताएंगे? बताओ जल्दी से। सिंपल सी बात है, इट इज अ मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी है? मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है आपकी, ये मटेरियल पे बेस्ड है। मतलब अगर मटेरियल चेंज कर देंगे, भले ही क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ सेम रखें, तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। कौन कौन सा? लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया और रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी कैसी है? मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहली चीज़ लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया और रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल पे। ये क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी कैसी है? इट इज़ अ, रेजिस्टिविटी क्या है? इट इज़ अ मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी। मतलब मटेरियल अगर चेंज होगा तो ये बदल जाएगी। मटेरियल अगर चेंज होगा तो ये बदल जाएगी। अगर मटेरियल सेम रहा, देखो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपने एक वायर आपका ये लिया, देखो एक वायर आपका ये लिया आपने, ठीक है। इसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है और ये कॉपर का है। यहाँ पे अगर हम दूसरा वायर ले लें, इसकी लेंथ 2L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A ही है, ठीक है। ये भी कॉपर का है। तो इन दोनों में क्या होगा? रजिस्टिविटी सेम होगी क्योंकि मटेरियल सेम है। लेकिन लेंथ में चेंज होने की वजह से रेजिस्टेंस बदल जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो अगर लेंथ में चेंज हो रहा है तो भी रेजिस्टेंस बदल जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया में चेंज हो रहा है तो भी रेजिस्टेंस बदल जाएगा, और रजिस्टिविटी चेंज हो रही है तो भी रेजिस्टेंस बदल जाएगा। इस तरह से रेजिस्टेंस तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? रजिस्टिविटी इज अ मटीरियलिस्टिक प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी है ये मटीरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है, ये मटीरियल पे डिपेंड करती है। आई होप एवरीथिंग आपको क्लियर हो गया होगा, सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ें और आगे की बात करते हैं हम इधर पे, ठीक है। आप पॉज करके वीडियो को जल्दी से ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो देखो अगर हम रेजिस्टेंस देखें, रेजिस्टेंस में काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं इसी पर ही, ठीक है। तो मैं आपके क्वेश्चन वाले उसमें सेक्शन में ये सारी चीज़ें कवर करा दूंगा, डोंट वरी। अभी बढ़िया से नोट्स बनाते जाओ और करते जाओ चीज़ों को, ठीक। अब देखो अगर रजिस्टिविटी हमें पता चल गई, यहाँ पे एक नोट लिखने की ज़रूरत है हमें, जो मैं आपको बता देता हूँ तो आप लोग लिख लें। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, जैसे कि एक वायर है, ये क्या है? एक वायर है। इस वायर को मैंने क्या किया? पिघला दिया। इसकी अगर लेंथ L थी तो मैंने क्या किया? इसे आधी लेंथ का L/2 लेंथ का वायर बना दिया। लेकिन बनाया इसी से, मटेरियल तो उतना ही है, वॉल्यूम उतना ही रहेगा, ठीक है, अमाउंट उतना ही है। तो अगर मैं लेंथ इसकी कम करूँगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगा ना यार, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? लेकिन वॉल्यूम उतना ही रहा, इसका वॉल्यूम उतना ही रहा। तो कभी कभी अगर हम रेजिस्टेंस देखें तो नोट में आप लिख सकते हैं, स्टार लगा के, फूल पत्ती बना के, कैसा भी किसी का भी नाम लिख के आप लिख सकते हैं इस चीज़ को, कि जब भी वायर को मोल्ड किया जाए या फिर फोल्ड किया जाए, ठीक है, मोल्ड किया जाए या फिर फोल्ड किया जाए या फिर स्ट्रेच किया जाए या फिर कंप्रेस किया जाए, तो इन केस में क्या चेंज नहीं होगा? मटेरियल बदला क्या? नहीं, मटेरियल नहीं बदला। इसका मतलब रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ तो बदल गई ना। क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ बदल गई। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ दोनों ही बदल गई हैं, दोनों भी बदल सकती हैं, एक भी बदल सकता है। वैसे अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो दोनों में थोड़ा थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। लेंथ अगर कम होगी तो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया अगर लेंथ अगर हमने खींच दिया, लेंथ बढ़ा दी, क्रॉस सेक्शन एरिया घटेगा, और लेंथ घटा दी तो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा। बात क्लियर? तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस में चेंज हो जाएगा, लेकिन रेजिस्टिविटी में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो जब भी किसी वायर को मोल्ड किया जाए, स्ट्रेच किया जाए, मोल्ड का मतलब पिघला के कुछ और बना देना,
कोई और वायर बना देना, ठीक है। तो मोल्ड किया जाए या फिर स्ट्रेच किया जाए या फिर कंप्रेस किया जाए या फिर फोल्ड किया जाए, उस केस में रजिस्टिविटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लिख लो इस चीज़ को, नोट डाउन कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम रेजिस्टेंस देखें, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि वो बोलेगा क्वेश्चन में इस तरह से कि वायर को स्ट्रेच करके ट्वाइस कर दिया गया, तो रेजिस्टेंस बताओ। पहले वायर का रेजिस्टेंस R था, अगर उसे स्ट्रेच करके ट्वाइस कर दिया जाए तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो इस केस में डायरेक्ट आपका रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। हम देखते हैं इसका भी मेथड देखते हैं बढ़िया से। जैसे R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L अपॉन A होता है, ठीक है। हम देख लेते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट करके। देखो अगर इसका वॉल्यूम A है और इसका वॉल्यूम A डैश है, तो इसका इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A डैश है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा। अगर यहाँ पे V1 इज इक्वल टू या V इज इक्वल टू देखें तो L इंटू A। किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। यहाँ पे अगर V डैश अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, L/2 या फिर इसे L डैश मान लो, तो सबके लिए हो जाएगा ये L डैश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L डैश इंटू A डैश। तो वॉल्यूम तो उतना ही रहा ना, तो हमें यहाँ से एक रिलेशन मिल जाएगी, V इज इक्वल टू V डैश। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चा, V इज इक्वल टू V डैश, तो LA इज इक्वल टू L डैश A डैश। तो यहाँ से एक रिलेशन L अपॉन L डैश इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, A डैश अपॉन A। ये रिलेशन आप याद रख सकते हैं, ठीक। इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब इस फॉर्मूले को देखो, कभी कभी हर बार बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं जो मेथड बता दे रहा हूँ इसे याद रखो, क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखो, लेकिन सारी चीज़ों को बड़े ध्यान से पढ़ो। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे दो तरह से ले लेते हैं, मैं ऊपर नीचे अगर L से मल्टीप्लाई कर दूँ तो R इज इक्वल टू रो L स्क्वायर अपॉन A इंटू L, या फिर मैं ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दूं, A से, तो यहाँ पे A इंटू L अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, A स्क्वायर। अब A इंटू L क्या था बेटा, वॉल्यूम। अगर स्ट्रेच करोगे कंप्रेस करोगे तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और रेजिस्टिविटी भी रो भी आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि मटेरियल तो चेंज नहीं किया आपने। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपका वॉल्यूम ही तो है, ये आपका वॉल्यूम ही तो है। तो R इज इक्वल टू हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, रो L स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, और यहाँ भी क्या लिख सकते हैं, रो, ये भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम इंटू A स्क्वायर। अब ये दोनों चीज़ें अगर कांस्टेंट हैं, रजिस्टिविटी और वॉल्यूम, तो यहाँ से रिलेशन हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ से रिलेशन हमें मिल जाएगी R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, और यहाँ से क्या मिल जाएगी, R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A स्क्वायर। तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमें इधर से मिल जाएगा। अगर लेंथ में चेंज कर रहा है, अगर लेंथ में चेंज कर रहा है तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम, क्लियर बात। और अगर क्रॉस सेक्शन एरिया में चेंज गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर। इन्वर्स है ना, इसलिए तो ये दो फॉर्मूले काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर देंगे। देखो मैं बताता हूँ क्वेश्चन कैसा बनेगा। वो बोलेगा एक वायर है जिसका आपने क्या किया, जिसका रेजिस्टेंस R है और लेंथ इसकी L है, ठीक है। तो अगर इसे हम क्या करते हैं, इसे कंप्रेस कर वो स्ट्रेच कर दें, तो इसके स्ट्रेच करेंगे तो इसकी लेंथ 2L हो गई, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया घट जाएगा ना। तो अगर हमसे बोले कि इसका रेजिस्टेंस बताओ, तो हमें लेंथ गिवन है, इसकी L है, इसकी 2L है, डायरेक्ट उठा के यहाँ पे L रख देंगे, यहाँ पे 2L रख देंगे, इसका रेजिस्टेंस R था, R रख देंगे, इसका रेजिस्टेंस R2 रख देंगे, R2 रख देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे जैसे ही L रखेंगे, L से L कैंसिल, 1/2 क्या बनाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1/4। तो R2 इज इक्वल टू R 1/4 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 4 इधर आएगा, ये उधर जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, चलो करके बता देता हूँ मैं जल्दी से। जैसे इस वाले क्वेश्चन को ही हम देखें तो R1 की जगह क्या आ जाएगा, R, R2 की जगह क्या आ जाएगा, नहीं पता करना है हमें, ठीक है। या R2 हमें ये R डैश निकालना है। तो L1 क्या है, L, और ये क्या है 2L का होल स्क्वायर, L से L कैंसिल, R डैश इज इक्वल टू आपका क्या मिल जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ R, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं,
बढ़िया से याद रखो। अगर बोल देता क्रॉस सेक्शन एरिया में चेंज बता देता तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते, तब भी वैसे ही आ जाता हमारा। ठीक है, तो ये कब के लिए है, जब वायर को स्ट्रेच किया जाए, कंप्रेस किया जाए या फिर मोल्ड किया जाए, उस वाले केस के लिए। कभी कभी ऐसा भी बोल सकता है, ठीक है, कि वायर को n टाइम्स कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, उस हिसाब से हम निकाल देंगे। इसे L ले लेंगे, उसे n टाइम्स ऑफ L ले लेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इस तरह से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे इस वाले सेगमेंट के। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रेजिस्टेंस का पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आप पॉज करके लिख सकते हैं चीज़ों को, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जिनको थोड़ा तेज लग रहा है तो आप स्लो करके देख सकते हो वीडियो को बेटा, है ना। चलिए, तो हम पैरेलल और सीरीज़ की बात कर लेते हैं। इसकी प्रैक्टिस में करा दूंगा इन सारे क्वेश्चन की, एक वीडियो आपका प्रैक्टिस वाला सेशन आ जाएगा, डोंट वरी, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। देखो, तो अगर हम अभी बात करें तो हमें क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, हमें जो पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, तो दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं बेटा आपके। कितने तरह के, दो तरह के। रेड थोड़ा कम दिख रहा है ना, चलो मैं ब्लैक से ही लिखूंगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, और दूसरा क्या होता है जल्दी से बताओ, सबको पता होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में देखो होता क्या है, जैसे आप कभी भी टिकट लेने गए हो या कहीं भी गए हो, लाइन लगी रहती है। ठीक है, तो जब लाइन लगी रहती है तो हम क्या करते हैं कि एक बंदा ये खड़ा है भैया, एक सज्जन, दूसरे सज्जन ये खड़े हैं, तीसरे ये खड़े हैं, चौथे ये खड़े हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे, अभी क्या है ये सीरीज में। और पैरेलल अगर हम देखें तो एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल। गेटिंग माय पॉइंट। एक चीज़ और समझ लेते हैं, एक तरह से हम और समझ लेते हैं इस चीज़ को। ठीक है, सीरीज का मतलब एक के बाद एक, जैसे एक ये मार्कर है, आप सभी को दिख रहा होगा, और एक ये मार्कर है। अगर ये दोनों इस तरह से जुड़े हुए हैं तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, और इस तरह से अगर रखें एक दूसरे के पैरेलल तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन ये इस तरह से। प्रॉपर्टी भी देखते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में बेसिकली क्या होता है, करंट सेम होता है सारे रेजिस्टेंस में, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है। तो उस नज़र से अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन तुरंत हो जाएंगे, यूँ हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन आपको वही है कि देखना है सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि ये एक रेजिस्टेंस ये रहा और एक ये रहा, ये सीरीज हो गया। पैरेलल का मतलब एक ये रखा है, एक इसके नीचे ऐसे रख दिया, तो ये पैरेलल हो गया। ठीक है, चलो पहले सीरीज कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन। लाइन वाला समझ में आ गया होगा कि एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, तीसरे के पीछे चौथा, तो ये सीरीज है। और एक लाइन दूसरी लाइन, ऐसी लाइन बगल में होगी, ऐसी ये होगी, तो ये पैरेलल हो गई। ठीक है, आगे बढ़े थोड़ा सा, तो पहले सीरीज कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ध्यान देना थोड़ा सा, कि एक रेजिस्टेंस मैंने ये लिया, दूसरा रेजिस्टेंस ये, तीसरा रेजिस्टेंस ये। ठीक है बेटा, आई होप समझ में आ रहा होगा सभी को, थोड़ा ध्यान दिए रहो। ठीक है, हाँ ऑनलाइन में थोड़ा तो दिक्कत होता है समझने में, लेकिन आप लोगों को फोकस्ड रहना है। ठीक है, पता है क्या यार, सीधी सी बात, नियत तेरी साबुत है तो किस्मत तेरी दासी है, कर्म तेरे अच्छे हैं तो घर में मत रख आसी है ना। कर्म प्रधान है, कर्म करते रहो बस। R1 R2 R3 मिलते रहेगा, मोटिवेशन भी साथ में। यहाँ से देखो तो आपको पता है ये बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है बड़ा वाला, और ये छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल होता है कि नहीं। तो यहाँ से करंट चलना स्टार्ट करेगा। करंट कहाँ से, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ फ्लो होता है। इसे हम कन्वेंशनल करंट भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होगा करंट। तो जो करंट इधर आएगा वही इधर जाएगा, वही इधर जाएगा, और इधर से वापस आ जाएगा। एक बात और याद रखना, पता, बैटरी अपना हिसाब क्लियर रखती है भैया, बैटरी अपना हिसाब क्लियर रखती है। जितना चार्ज देगी उतना ही यहाँ से ले लेगी। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें R1 R2 R3 सीरीज में क्या है, करंट आपका सब में क्या रहेगा, सेम। करंट सब में सेम रहेगा।
सीरीज कॉम्बिनेशन की ये प्रॉपर्टी ही होती है। अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में है तो ये पक्का है कि उन दोनों में करंट सेम फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, करंट सेम रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका पोटेंशियल जैसे V था, इसका पोटेंशियल क्या था, V था, पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे पोटेंशियल मैंने V1 माना है, यहाँ V2 और यहाँ V3। अगर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप देखें, किसके अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, V1 इज इक्वल टू IR1, ठीक है। ऐसे ही V2 इज इक्वल टू IR2, ऐसे ही V3 इज इक्वल टू IR3 लिख सकते हैं कि नहीं, बाय ओम्स लॉ, ठीक है, बाय ओम्स लॉ, ठीक है। अब देखो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, बेसिकली यहाँ पे हम क्या निकालना चाह रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो हम ये निकालना चाह रहे हैं कि अगर मैं इन तीनों को अलग कर दूँ और एक रेजिस्टेंस कोई लगाना हो, तीनों को अलग करने के बाद एक रेजिस्टेंस कोई लगाना हो तो उस रेजिस्टेंस का, वो रजिस्टर लगाना हो तो उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा। इसका मतलब इन तीन के बराबर एक, तो वो एक कितना होगा कि वो इन तीनों के बराबर हो जाए। तो अगर हमें ये तीनों पता है तो इसकी हेल्प से हम वो निकाल सकते हैं, बस वही हम इधर कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, जिसे हम बोलते थे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या बोलते थे बेटा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर मैंने इनका मान लिया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबका REQ है, इफ यहाँ पे लिख देते हैं, इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज REQ, ठीक है। और टोटल पोटेंशियल भी पता है, मैं करंट भी पता है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देन तब क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR इक्विवेलेंट, ठीक है। अब यही पोटेंशियल सब जगह डिवाइड हुआ है, ये V1 V2 V3 यही तो डिवाइड हुआ है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिंस V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तो यहाँ पे V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू उठा के रख दो इनसे और यहाँ से, तो IR इक्विवेलेंट V1 की जगह क्या आएगा, वो रही वैल्यू देखो, ठीक है। तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, I कॉमन लेके कैंसिल कर दो, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें क्या हो जाएगा, IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I कॉमन आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, बोलते जाओ साथ में और लिखते भी जाओ, ठीक है। तो I से I कैंसिल, R इक्विवेलेंट आपका क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी होंगे सब इस तरह से डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। तो ये आपका फॉर्मूला मिल गया आपको, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपका क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया भैया, ठीक है। तो जब भी सीरीज में हो तो हमें क्या करना है, सिंपली ऐड कर देना है कि इन तीनों के बराबर कोई एक रेजिस्टेंस चाहिए तो तीनों को उठाओ ऐड कर दो, सिंपल मिल जाएगा आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बात आई होप समझ में आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है। ध्यान रखो, जल्दी से नोट्स बनाओ और ये सारी चीज़ें समझ में ना आए तो कमेंट में करना, कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट में कर देना, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। लिख लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, कर लो, मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ क्योंकि, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें, हमें देखना है पैरेलल कॉम्बिनेशन, दोनों को देख लेते हैं फिर इसके बाद क्वेश्चन पे कर लेंगे कुछ। पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है भैया, पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है। देखो कैसे, हमें नेक्स्ट पढ़ना है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो जैसे एक रेजिस्टेंस मैंने ये लिया और एक ये लिया और एक ये ले लिया, तीन रेजिस्टेंस ले लिया यार मैंने, ठीक है बेटा। कितने रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस ले लिए, ज़्यादा भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये आपका पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये आपके पैरेलल होगा, ये R1 ये R2 और ये R3, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाएगा भाई, यहाँ से अगर करंट I चला तो यहाँ पे करंट के पास तीन रास्ते हैं ना यार, तो इधर से करंट क्या चला जाएगा, I1, इधर करंट I2 और इधर करंट I3। लेकिन अगर आप इसके दोनों टर्मिनल देखें तो ये डायरेक्ट यहाँ जुड़े हुए हैं बैटरी से, ये भी बैटरी से जुड़ा हुआ है और ये भी बैटरी से, ये डायरेक्ट
दोनों जो एंड होंगे रेजिस्टेंस के डायरेक्ट बैटरी के कांटेक्ट में होंगे, जबकि सीरीज में ऐसा नहीं था। ठीक है, एक रेजिस्टेंस से जुड़ा था एंड वाला, दूसरा बैटरी से, बीच वाला दोनों रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ था। यहाँ पे क्या है, हर एक रेजिस्टेंस किससे जुड़ा है, डायरेक्ट बैटरी से जुड़ा है। तो यहाँ पे करंट तो अलग अलग हो जाएगा, लेकिन सब में पोटेंशियल वही हो जाएगा जो बैटरी में है। ये क्या है, V। तो यहाँ भी V, यहाँ भी V और यहाँ भी V। ठीक है, अगेन अगर हम ओम्स लॉ लगा दें इधर, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमें पता है क्या होती है, जल्दी से बताओ। ठीक है, तो V इज इक्वल टू बाय ओम्स लॉ अगर हम देखें तो पहले वाले के लिए क्या हो जाएगी, V इज इक्वल टू I1 R1, या फिर यहाँ से क्या लिख सकते हैं, I1 इज इक्वल टू V बाई R1। ऐसे ही I2 इज इक्वल टू अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा बेटा, V बाई R2, और I3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R3। कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना, ओके। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऐसे ही अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे भी हम वही मान लें कि मान लिया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इन तीनों को हटा के कोई एक रेजिस्टेंस लगाना है और असर इन तीनों जैसा ही हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज REQ, ठीक है, तब हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल में पता है, अब इन तीनों को हटा के एक रेजिस्टेंस अगर लगा देंगे तो करंट आपका आ ही जाएगा, उससे डिवाइड क्यों होगा, अब तो एक ही रेजिस्टेंस है ना इधर। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो V इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, या फिर I इज इक्वल टू हम डायरेक्ट लिख देते हैं, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R इक्वलेंट। ठीक है, डिवाइड क्या हुआ था, I, क्या डिवाइड हुआ था, I। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3, और सारी वैल्यू उठा के इधर रख दो, आ गया। तो अगर हम I की वैल्यू रखें तो V बाई R इक्वलेंट, और I1 की वैल्यू रखें तो V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। V कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो V कॉमन आके कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन R इक्वलेंट इज इक्वल टू क्या बचेगा बेटा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये आपका पैरेलल के लिए फॉर्मूला मिल जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो दोबारा देख लो अगर कुछ मिस हो गया है, वरना कमेंट में कर दो अगर कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, 1 अपॉन R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। सीरीज के लिए क्या था, R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। गेटिंग माई पॉइंट, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, साथ साथ बोलते जाओ, है ना, एकदम याद हो जाएंगी सारी चीज़ें। फॉर्मूला क्या था ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR या फिर I इज इक्वल टू V बाई R। ठीक है, उसी का यूज़ किया है हमने इधर और इधर। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। दो रेजिस्टेंस के लिए अगर हम देखें पैरेलल सीरीज में तो एक छोटा सा नोट करके लिख लेते हैं, डायरेक्ट वैल्यू यूज़ हो जाती है क्योंकि कभी कभी। ठीक, तो इसे मिटाते हैं। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लें। ठीक है, और हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए जी, तो अगर हम यहाँ पे देखें भैया, दो रेजिस्टेंस मान लिया, दो रेजिस्टेंस हमारे पास, एक मैंने एक ये लगा दिया, ठीक है, और एक ये लगा दिया, ये अभी मैंने पैरेलल लगाया। सीरीज़ वाले केस में एक ये लगा दिया और एक ये लगा दिया, तो ये R1 और ये R2, ऐसे ही ये R1 और ये R2। यहाँ पे इसे भी बैटरी से कनेक्ट कर दिया मैंने, बस थोड़ा सा एक रेडीमेड फार्मूला निकाल लें दोनों के लिए, बाकी कोई नहीं है। और यहाँ भी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे तो सीधा ही हो जाएगा, R इक्वलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, वही है फॉर्मूला, ये और कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 अपॉन R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो यहाँ पे 1 अपॉन R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 R2, एलसीएम ले लिया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा R2 प्लस R1।
तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, आर इक्विवेलेंट, इसे पलटाएंगे तो ये भी पलट जाएगा, तो R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R2 प्लस R1 लिखो या R1 प्लस R2, बात सेम ही है, तो यहाँ पे R1 प्लस R2, ये डायरेक्ट फार्मूला, रेडीमेड फार्मूला आप सीधे याद रख सकते हैं दो रेजिस्टेंस के लिए, ये सीरीज वाला और ये पैरेलल वाला, ताकि जल्दी आप कैलकुलेट कर पाएँ। ठीक है, एक नोट यहाँ पे लिखने की ज़रूरत है, ठीक है, जो कि आपके आंसर वेरिफिकेशन में काम आएगा। क्या है वो नोट, क्या है वो नोट? सिंपल सा है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो होगा ना उससे बड़ा होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी बड़ा होगा। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटा होगा। ठीक है, कैसे, ध्यान देना थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे मैंने मान लिया ये 2 ओम है और ये आपका 4 ओम है, तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 ओम। देखो बड़े, सबसे बड़ा कौन इधर, 4, तो 4 से भी बड़ा है। इधर अगर हम देखें, ये मैंने 2 लिया और ये मैंने 4 लिया, 2 ओम और 4 ओम, यहाँ पे वैल्यू उठा के रख दी, तो 2 इंटू 4 और यहाँ पे 2 प्लस 4, तो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8, और यहाँ पे डिवाइड बाई 6, तो ये आपका 4/3। देखो ये 2 से भी छोटा है या नहीं है, मतलब ये 1.5 के 1.3 के समथिंग जाएगा। तो उस पैरेलल में क्या होगा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटा होगा, और सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो सबसे बड़े रेजिस्टेंस से बड़ा होगा। याद रखना इस चीज़ को, बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। अगर आंसर आपका ज़्यादा आ रहा है, देखो कैसे वेरिफिकेशन होगा, अगर आंसर इससे कम है 4 से तो मतलब गलती हुई है कहीं, और यहाँ पे आंसर अगर ज़्यादा है सबसे छोटे से तो यहाँ भी गलती हुई है कोई, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स मतलब आपको कम मतलब परेशान करेंगे अगर ये चीज़ आपको पता रहेगी तो। ठीक है, बाकी पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और आज हमने क्या क्या पढ़ा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन, दोनों फार्मूले, चारों फार्मूले याद रखना ही बना आपका। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें, खाएं पिएं, व्यस्त रहें, मस्त रहें। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।